नहीं दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट तो कवर कर चुका था। सेकेंड पार्ट ड्यू था, बाकी रह गया था। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसा कि हमने बताया, जिसको जानने के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत, एक विदेशी स्रोत, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम मुद्दे की बात करें तो साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। लिटरेरी सोर्सेस क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब जब समझते हैं क्या है साहित्यिक स्रोत, जिसके बारे में लिखित विवरण होता है, वो होता है साहित्यिक स्रोत में काउंट होता है। इसके अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, ये दो बातें आ गई। अब हमें समझना यह है कि धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य में अंतर क्या है, और धार्मिक साहित्य में पढ़ते क्या है आखिरकार। धार्मिक साहित्य की बात करें, इसमें ब्राह्मण जाति उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मणेतर ग्रंथ, एक्चुअली इनको दो भाग में क्लासिफाई किया गया है, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ, राइट है ना। इनकी चर्चा की जाती है किसमें, धार्मिक साहित्य में। अब बात आती है कि ब्राह्मण ग्रंथ में आखिर आते क्या हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या आते हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत और स्मृतियां। याद कर जाना, इन सभी का नाम आपने सुना होगा पढ़ने के क्रम में, क्योंकि यह एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही और भी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में हमने बात बताया कि साहित्यिक स्रोत में धार्मिक और लौकिक साहित्य का विशेष रूप से अध्ययन करना है। अब धार्मिक साहित्य में आता क्या है, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या, एक्चुअली पार्ट के सब पार्ट होते जा रहे हैं, थोड़ा सा कंसेक्यूटिव वे में याद रखेंगे तो याद भी रहेगा। वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब तो नाम याद ही रहता है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, ये सब क्या है, ब्राह्मण ग्रंथों में आता है, जो कि आपको यह याद रखना है कि यह धार्मिक साहित्य से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, धार्मिक साहित्य। तो ऐसा कोरिलेट कीजिए ना, वेद का ज्ञान धर्म से जुड़ा हुआ है, रामायण महाभारत का ज्ञान धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप उसको कोरिलेट करके याद रखें तो निश्चित रूप से याद रहेगा। तो याद रखें, ब्राह्मणेतर ग्रंथों में क्या आता है, ब्राह्मणेतर ग्रंथों में क्या आता है, बौद्ध साहित्य। अब देखिए, ब्राह्मणेतर ग्रंथ में इसी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद के ग्रंथ जो है वह क्या है, बौद्ध और जैन साहित्य। बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, से संबंधित सूचनाएं कुछ प्राप्त होती हैं, वो होता है ब्राह्मणेतर ग्रंथ में। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर लेना चाहता हूँ कि साहित्यिक स्रोत के माध्यम से हम धार्मिक और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य में हमें ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों के बारे में पढ़ना होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृतियां, इन सब के बारे में अध्ययन करना है। जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य का एक बहुत विस्तृत विवरण दिया गया है, यानी इन सूचनाओं से संबंधित है। यह बात हो गई धार्मिक साहित्य की। अब हम चर्चा करते हैं लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य आखिरकार है क्या, जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ हो, जो हिस्टोरिकल जो इपिक्स हैं उनके बारे में, और जीवनियां, किसी के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। हम बायोग्राफी की बात करें, जो किसी पर्सन के द्वारा किसी और के बारे में लिखी जाती है, दैट इज जीवनिया, बायोग्राफीज। और यात्रा वितान, बहुत सारे लोग कहीं जाते हैं तो हम उसके बारे में, जैसे हमने अभी देखा कि पहले बोला था मैंने कि विदेशी विवरण, विदेशी लोग जो आए थे वो हमारे यहाँ, वो उन्होंने कुछ लिख के गए भारत के बारे में। तो उस तरह से यात्रा के बेटा, आपको कभी जाते हो एक्सकर्शन पे, आपको कुछ लिखने के लिए कहा जाता है कि आपने वहाँ क्या क्या नोटिस किया, क्या क्या ऑब्जर्व किया, टू राइट डाउन। तो उसी को हम बोलते हैं यात्रा बेटा। जब आप जाते हैं यात्रा में, तो जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं उनसे, यानी यहाँ लौकिक ग्रंथ में क्या हुआ कि इस लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ और यात्रा बेटा का वर्णन मिलता है। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि आप साहित्यिक स्रोत को समझ गए होंगे। चलिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं वेद की ओर। वेद, जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है, सभी लोगों को पता होता है, जो पढ़ने वाले हैं उनको खासकर। वेद की संख्या कुल मिला के 4। यह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी वेदास, देयर आर 4 वेदास। और यह भी से जुड़ा, देख लीजिए, इन 4 वेदा को हम कलेक्टिव फॉर्म में संहिता के नाम से जानते हैं। इन चारों वेदों को हम एक सम्मिलित रूप से संहिता के नाम से जानते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें हम बात करेंगे पहले ऋग्वेद की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में जिस तरह से हम लोग चैप्टर में देखते हैं कि इतने, बुक में देखते हैं कि इतने चैप्टर्स हैं, जो कहाँ लिखा होता है, इंडेक्स में लिखा होता है। चैप्टर ए के, चैप्टर 1 की चाहे क्वेश्चन ही देख लो ना आप, क्वेश्चन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होते हैं। और उसके बाद अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, इस तरह से ट्रिगोनोमेट्री है। ठीक उसी तरह से वेदास के भी, ऋग्वेद के भी मंडल, 10 मंडल हैं, 10 और 28 सूक्त हैं, और 10,580 ऋचाएं हैं। ये सब इसमें दोहा, श्लोक नहीं, इस तरह से होते हैं, उन सब के बारे में वर्णन दिया गया था। इसको सिर्फ आप याद करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी पूछ देता है कि इसमें कितने मंडल हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, यूजुअली क्या होता है, जो पहला कौन होता है, जो पहले आता है, इसमें ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको हमने लिख भी दिया है कि पहला और 10वां मंडल, क्योंकि 10 मंडल हैं, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों जो है सबसे अंत में जोड़ा गया है, यानी फर्स्ट और लास्ट सीट रिजर्व रखा गया था। याद कर जाइए, ऋग्वेद में पहला और अंतिम 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। दूसरी बात है,
ये समझनी है कि ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को, ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं। चलिए, ऋग्वेद बहुत बार सीधा सीधा प्रश्न आता है, ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को हम क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? होत्री। क्या बोलते हैं इसको? होत्री। याद कर जाना है आपको, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को हम होत्री के नाम से, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, याद रख जाना आप। पेपर में आते हैं, सीधा सीधा प्रश्न आता है कि ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को हम किस नाम से जानते हैं? होत्री के नाम से जानते हैं। यजुर्वेद, अब आपको पता है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री बोलते हैं। क्योंकि ये महत्वपूर्ण था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख रखा है और अलग से लिख रखा है। यजुर्वेद अर्घ्यु के नाम से जानते हैं, और सामवेद उद्गाता। जो लोग, याद रखना, जो यजुर्वेद का ज्ञान रखने वाले, पढ़ने वाले, अर्घ्यु कहलाए, सामवेद उद्गाता, इन तीनों को तो बिल्कुल जीभ पर याद रखना। सीधा सीधा प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? ऋषि को, दैट इज होत्री। चलिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेदों में काउंट होता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेदों में काउंट होता है। आई मीन ऋग्वेद, आप क्रम में देखो ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबसे पहले जो है ना, पुराना का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आया है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में माना जाता है। आई मीन वेदों है, प्राचीनतम वेद में काउंट होता है ऋग्वेद। सबसे पूछा जाएगा ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? ये चारों ऑप्शन आएंगे, आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं? होत्री, जो कि रिपीटेड है, मैं यहाँ पर लिख दिए, ये बात यहाँ पर नहीं होना चाहिए, चलिए आप इसको याद रखेंगे। अब यजुर्वेद की हम बात करते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों का विधान है। विधान का मतलब नियम, व्यवस्था, कि यज्ञ कैसे करना है, कैसे करवाना चाहिए, यज्ञ में क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है, इन तमाम चीजों की जानकारियां यजुर्वेद में निहित है। अब याद रखना है, जब यज्ञ की बात करते हैं तो उसमें कुछ नियम निष्ठा का भी पालन करना होता है। तो यजुर्वेद में हमें यज्ञ के संबंधी नियमों, कानूनों का अध्ययन करना है। अगली बात, यजुर्वेद में दो है, ध्यान देना कि यजुर्वेद में दो पार्ट हो गए, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण। जिस तरह से पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ठीक उसी तरह यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद है। यह गद्य और पद्य दोनों में संकलित है। याद रखना कि गद्य में भी है और पद्य में भी है। जो गद्य में है और पद्य में है, अब इसी में देखना कि किसमें कौन सा गद्य में, तो पद्य एवं गद्य दोनों में संकलित, देखना पता हो गया। यहाँ एक प्रश्न यहाँ भी बन सकता है कि कौन से वेद गद्य और पद्य दोनों में संकलित है। आई मीन कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में संकलित है? तो याद रखना यजुर्वेद। यजुर्वेद यज्ञ के विधानों से संबंधित हैं। ये दो तरह के हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल वाले जो हैं वह सिर्फ पद्य में है, आई मीन कविता के रूप में है, जबकि कृष्ण जो है वह गद्य के रूप में भी है और पद्य के रूप में भी। यानी कृष्ण वाले जो है वह गद्य पद्य दोनोों में है, जबकि शुक्ल सिर्फ पद में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम चीजों को आप समझ गए होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण एक यह भी है, याद कर जाना है कि ऋग्वेद ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब क्या है? यहाँ से ध्यान दीजिए, धार्मिक साहित्य से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है, ब्राह्मण और ब्रह्मनेतर ग्रंथ। तो सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण हैं, तो यानी ब्राह्मण जाति से ताल्लुकात नहीं है, ग्रंथ से ताल्लुकात है। इसलिए याद रखना एतरे और कौशिकी, एतरे और कौशिकी, ये जुड़ा हुआ किसी एतरे एवं कौशिकी, दैट इज ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। दूसरा यजुर्वेद शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ, यह यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। सामवेद से पंचविश और खड्विश जो है, पंच माने 5, खड माने 6, पंचविश और खड्विश ब्राह्मण है, और अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण है। यह हमने चूंकि अलग से नोट कर दिया है, चूंकि पेपर में सीधा सीधा प्रश्न इससे आता है, तो आपको याद होना चाहिए या किस वेद के कौन से ब्राह्मण है, आपको इसको याद नहीं, घोर के पी जाना है इनको और इनको। एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट था इस कंटेंट में, वह क्या था? सत्यमेव जयते, जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। जितने भी सरकारी संस्थान है वहां पर देखे हुए सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है लिखा होता है। यह कहीं न कहीं से लिया गया होगा। वह कहां से लिया गया? मुंडिको उपनिषद से, याद कर जाने, यह मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। यह बहुतों बार, हजारों, असंख्य बार पेपर में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? यह मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। यह भारत का एक आदर्श वाक्य है। कुल मिलाकर के आप इस भारतीय इतिहास के स्रोत को जानने में समर्थ हो पा रहे हैं। वेदांग, आई मीन प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, इनको समझने के लिए वेदांग के बारे में हम पढ़ते हैं। वेदांग आखिरकार क्या है? वेदांग वेद के अंग, राइट है ना। वेदांग का संबंध जो है वेद के अंगों से, राइट है। इसका मतलब यह है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए, आप समझ लीजिए, किसी चीज का रचना हम तभी करते हैं जब उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं। तो वेद को अच्छी तरीके से समझना साहित्यिक स्रोत में आता है। हम लोग बात क्या कर रहे हैं? साहित्यिक स्रोत की, इसमें वेद की बात कर रहे हैं। तो वेद को समझने के लिए हमें 6 वेदांगों की रचना करनी हुई, याद रखना है। वेद को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, जो कि इस प्रकार है। देखिए, पहला शिक्षा, ये वेदांग में जरूरी है। वेद का अध्ययन हम कैसे कर पाएंगे, उसका मतलब कैसे निकाल पाएंगे? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये जो 6 भाग हैं, इनका रचना किया गया। अब सब रचना के पीछे उद्देश्य भी था। शिक्षा का मतलब क्या है? उच्चारण की विधि स्पष्ट हो, आई मीन उनको उच्चारण करने आना चाहिए। आप उच्चारण पर ही उसका अर्थ निकलता है, आपने समझा है। तो शिक्षा भी बहुत जरूरी चीज है। जो लोग शिक्षित होते हैं उनकी भाषा थोड़ी सी सुलझी हुई होती है, समझदार लोग आई मीन आसानी से समझ भी पाते हैं। लेकिन अशिक्षित लोग कुछ भी बोल जाएगा, कहीं से कहीं कोरिलेट कर देगा, इसलिए शिक्षा भी जरूरी है। ज्योतिष,
एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर हम भाग्य का निर्धारण भी कर देते हैं। यूजुअली हमारे मानना यह है कर्म के आधार पर भाग्य को बदला जाता है, लेकिन नहीं, ज्योतिष के आधार पर भी भाग्य का निर्धारण होता है। ये भी कल्प कर्मकांड से रिलेटेड व्याकरण शब्द आपने पढ़ा ना, सही सही बोलना, सही से लिखना पढ़ना आता है, वो व्याकरण कहलाता है। ये जो वेद को पढ़ने के लिए जो हमारे वेदांत की रचना हुई ना, उसी का यह खंड है व्याकरण भी। निरुक्त जो भाषा विज्ञान से संबंधित है, छंद चतुष्पदी श्लोक यानी श्लोकों का एक कलेक्शन जिसके आधार पर हम सारे मतलब निकाल लेते हैं। वेदों के बारे में पढ़ने वालों को हम क्या बोले, ध्यान देना है कि वेदों के अर्थ को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, जो कि इस प्रकार है: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। इन सब का मतलब ये हमने बता दिया। उच्चारण विधि, शिक्षा का उच्चारण विधि से है। ज्योतिष का संबंध भाग्यफल से है। कल्प का संबंध कर्म कांड से है। कर्म कांड मतलब जादू टूना तंत्र मंत्र यज्ञ विधि विधान की बात हम करते हैं। व्याकरण शब्द व्युत्पत्ति से है, शब्द की उत्पत्ति हम कैसे करें, किस आधार पर उसका मतलब क्या होगा। निरुक्त भाषा विज्ञान से। छंद जो कि चतुष्पदी श्लोक से संबंधित है। यह जो 6 वेदांग है हमें व्याकरण को वेद को समझने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं महाकाव्य की। यह सभी साहित्यिक स्रोत का हिस्सा है महाकाव्य। याद कर जाना, महाकाव्य में 2 तो महत्वपूर्ण है, याद रखिए, रामायण और महाभारत, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। रामायण जो है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित है और महाभारत जो है वेद व्यास द्वारा। यह सीधा सीधा प्रश्न आता है कि वेद व्यास द्वारा कौन सी रचना की गई है निम्नलिखित महाकाव्य में, राइट है ना। तो याद रखना, वेद व्यास महाभारत, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई है। चलिए, अब समझना यह है कि रामायण में किसका वर्णन किया गया है। तो रामायण में हिंदू तथा यवनों और शकों के संघर्षों का विस्तृत विवरण है। रामायण में हिंदू और यवन शासक के बीच के संघर्ष का एक बहुत विस्तृत विवरण है, जिसके बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, रामायण में पढ़ते हैं, राइट है ना। रामायण से हम हिंदू और यवन या शक शासक जो थे उनके संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं। जबकि महाभारत में प्राचीनतम भारतवर्ष की सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी और राजनीतिक दशा कैसी थी, स्थिति ही कहें अपन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा जो प्राचीन भारतवर्ष की थी, उसको समझने के लिए हमारे पास जो महाकाव्य है उसका नाम क्या है, महाभारत। तो पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको ये बिल्कुल याद रख लेना होगा कि महाभारत और रामायण किस तरह से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कुल मिलाकर समझ में आ रही बात रामायण और महाभारत के बारे में। अब देखना है पुराणों की संख्या कुल मिला के 18 है। यह सीधा सीधा प्रश्न एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा में आता ही है कि कितने पुराणों की संख्या कितनी है। तो 18 पुराण है ना, यानी पुराणों की संख्या कितनी है, कुल मिलाकर के 18 है। लेकिन सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक, सबसे पुराना, जिस तरह से हमने ऋग्वेद में बोला था कि ऋग्वेद जो है वेद वाले में कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, ठीक उसी तरह सबसे प्राचीनतम अगर पुराण की हम बात करें और प्रमाणिक पुराण की जो बात करें, जो कि एक सही में प्रूफ रखता है, खुद ब खुद जस्टिफाई करता है, वह मत्स्य पुराण है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, याद रख लेना है कि पुराणों की संख्या 18 है और सबसे पुरानी और ऑथेंटिक अगर पुराण की हम बात करें तो मत्स्य पुराण है। पुराणों को लिखने वाले कौन थे, तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, याद रख लेना है। लोमहर्ष और उग्रश्रवा के द्वारा यह पुराणों की रचना की गई। इसकी संख्या 18 है और सबसे प्राचीनतम और सबसे ऑथेंटिक, जिसपे प्रमाण की बात करें हम, प्रमाणिक है, जो इसको प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, वह है मत्स्य पुराण। तो कुल मिलाकर के इन सारी बातों को आप समझ गए कि वेद को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। दूसरा, महाकाव्य में रामायण और महाभारत आए। महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई थी, जिसमें प्राचीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा को समझने में हम समर्थ हुए थे। जबकि रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है और इसमें हम हिंदू और यवन शासकों के बीच के संघर्ष का वर्णन पढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कुल मिलाकर 18 है और सबसे प्राचीनतम एवं पौराणिक पुराण जो है वह मत्स्य पुराण है। पुराण की रचना लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा की गई है। रचना उनका संकलन। चलिए, इन तमाम बातों को आप समझ गए। हम चलते हैं दूसरी तरफ की ओर, प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। अब हमारे इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जानने के लिए हमने कुछ कलेक्शन किए हैं, जिसको आप याद कर जाएं तो मुझे लगता है कि यह सीधा सीधा पेपर में आने के क्वेश्चंस हैं। देखिए, रचना मैंने 3 भाग में लिखा है। रचना लिखा है, उसके बाद रचनाकार कौन है और विशेषता। इसमें तीनों प्रश्न पूछने का अलग अलग हो सकता है तरीका। ध्यान दिए, रचना तो याद कर जाना ही है और उसको रचना करने वाले थे कौन, उनके बारे में और उन्होंने किसका वर्णन किया। आखिरकार हम किसी चीज के बारे में पता लगाते हैं तो यह बात जानते जरूर है किसने लिखा है, इसमें क्या लिखा है, यह बात समझते हैं। ठीक यही 3 क्वेश्चन हमारे मन में जो आ रहा है वो आपके मन में भी आना चाहिए। अष्टध्यायी, याद रखना है, अष्टध्यायी जो है यह एक प्रमुख साहित्यिक रचना है, जिसमें रचनाकार इसके पाणिनि है और इसमें किसके बारे में, व्याकरण ग्रंथों के बारे में चर्चा की गई। अब व्याकरण क्या है, आपने वेद को अध्ययन करने के लिए शब्द व्युत्पत्ति का जिसमें विवरण मिलता है वो होता है व्याकरण। याद करना है कि व्याकरण ग्रंथ का विशेष विवरण पाणिनि के द्वारा जो रचना हुई है अष्टध्यायी, इसमें मिलता है। तो आपको याद कर जाना है, अष्टध्यायी पाणिनि। मुद्र राक्षस जो है, याद रखना, विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई। इसमें मौर्य काल के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। यार, विस्तृत का मतलब बहुत ही विस्तार से, एक होता है संक्षिप्त, एक होता है विस्तृत। तो मुद्र राक्षस ने जो विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है
मौर्य काल के शासनकाल का कंप्लीट विवरण डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। महाभाष्य पतंजलि, जो रामदेव का जो कंपनी पतंजलि का स्टोर आपने सुना है वही याद रखिएगा। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में विवरण दिया गया है। पुष्यमित्र शुंग याद कर जाना है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपको विवरण है तो महाभाष्य में मिलता है, जो कि पतंजलि के द्वारा रचना कृत है। अब एक महत्वपूर्ण बात और भी, हम तीन का याद करते हैं, अष्टाध्यायी, मुद्र राक्षस और महाभाष्य। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, व्याकरण ग्रंथ याद कर जाने। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई, जिसमें व्याकरण ग्रंथों के बारे में चर्चा की गई है। दूसरा मुद्र राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है, जिसमें मौर्य काल के विस्तृत विवरण के बारे में बताया गया है। आगे महाभाष्य जो पतंजलि के द्वारा लिखी गई है और इसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताया गया है। कथा सहित सागर, अब हम बात करते हैं कथा सहित सागर की। यह सोमदेव के द्वारा लिखी गई है, जिसमें मौर्य काल के बारे में जस्ट एक विवरण दिया गया है, यानी मौर्य काल के बारे में बहुत लोगों ने जानकारी प्रोवाइड की है, जिसमें महत्वपूर्ण था उसको हमने लिखा है। बृहद कथा मंजरी, देखिए कथा और कहानी, सहित सागर कथा का सागर या बृहद कथा मंजरी, मतलब ये सब जो क्षमेंद्र के द्वारा लिखी गई है अभी मौर्य काल के बारे में ही है। अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, जो मौर्य काल के अर्थव्यवस्था के बारे में बतलाते हैं। मालविकाग्निमित्र याद कर जाना, ये तीन बातें भी याद हो गई आपको ना। बृहद कथा मंजरी, अर्थशास्त्र, मालविकाग्निमित्र। सागर हमने पढ़ा, ये कथा सहित सागर जो है और सोमदेव द्वारा रचना की थी, यह मौर्य काल के विषय में बताया गया है, जैसा हमने बताया अभी। तो ये इस तरह से हम तीन रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें याद करने में सुविधा भी हो और हमें याद भी रहे लॉन्ग टर्म से, राइट है ना। बृहद कथा मंजरी, कथा सहित सागर, कथा मंजरी और बृहद कथा मंजरी सब एक ही चीज है। ये सब मौर्य काल के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य, सबसे महत्वपूर्ण मैंने वही बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो अर्थशास्त्र के बारे में जो ज्ञाता थे वह कौटिल्य थे, याद रखिएगा यहाँ पर। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा है? कौटिल्य। बहुत बार पेपर में आता है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। रचना और रचनाकार, उसमें किस बातों का विवरण है, इनका हम बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। चलिए अब हम अगले 7th की ओर चलते हैं। मालविकाग्निमित्रम, याद रखिए मालविकाग्निमित्रम, यह कालिदास के द्वारा लिखा गया है। रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, ये सब जो रचनाएं हैं वह कालिदास के द्वारा लिखी। बहुत बड़े कलाकार, नाटककार थे, जिन्होंने शुंग वंश के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। शुंग वंश याद रख लेना, यहाँ पुष्यमित्र शुंग, यहाँ शुंग वंश के बारे में विस्तृत विवरण मालविकाग्निमित्र में से मिलता है, जो कि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन आएगा क्या कि मालविकाग्निमित्र किसके द्वारा लिखी गई है? ये रचनाकार कौन है? कालिदास। इसमें किसका विवरण है? तो शुंग वंश के बारे में विस्तृत विवरण है। वृक्ष कटिकम शूद्रक के द्वारा लिखी गई है, जिसमें गुप्तकालीन समाज का वर्णन है। गुप्तकालीन में जो समाज थे उनकी स्थिति कैसी थी, इनका जो विवरण अगर कहीं से मिलता है तो वृक्ष कटिकम से मिलता है, जो कि शूद्रक के द्वारा लिखी है। हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, और इसमें हर्ष की थी, नाम से भी थोड़ा सा कोरिलेशन याद रखना है। मैंने छोटे क्लास में पढ़ाया है कि जो तवारीख हुआ करता था कि उनके जो राजा के लॉयल टू द किंग, जो लोग राजा के अधीन हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, वह निश्चित रूप से उसके फेवर की बात किया करते थे, उसके गुलाम थे। उसी तरह पहले एक राजा महाराजा के दरबार में विद्वानों के रखने की व्यवस्था थी। ठीक उसी तरह हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, और इसमें हर्ष के द्वारा जो कुछ भी अचीवमेंट हुआ है उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन वहां से मिलता है। तो आप इसको याद रखेंगे, हर्षचरित, बाणभट्ट एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल अचीवमेंट्स आई मीन केप्ट बाय हर्ष। याद रखना है कि जो कुछ रखे हर्ष की उपलब्धियों में, तो उन सब का वर्णन अगर कहीं से मिलता है तो हर्षचरित से मिलता है। पृथ्वीराज रासो, फिर जिस तरह से हर्षवर्धन की बात करते हैं, ठीक उसी तरह पृथ्वीराज रासो से पृथ्वीराज चौहान की बात हम करेंगे। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है, जो पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत वर्णन देता है। आपको बता दो, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन की लड़ाई हुई थी, आप आगे भी पढ़ेंगे, जिसमें पहली लड़ाई जो 1191 में हुई थी, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, मोहम्मद गौरी हार गई थी। लेकिन दूसरी बार 1192 में तराइन में ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ाई होती है, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। तो उसी चौहान की बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में जो कुछ भी उपलब्धियां हुई थी वह पृथ्वीराज रासो में लिखी है, जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है। राजतरंगिणी, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमेशा, यानी रचनाएं जो है महत्वपूर्ण है, पेपर में बहुत महत्वपूर्ण रूप से याद रख लेना है, आता ही आता है। राजतरंगिणी जो कि कलहन के द्वारा लिखित है, कलहन आई मीन राजतरंगिणी रिटन बाय कलहन। एंड कश्मीर के राजवंशों का क्रमबद्ध, कश्मीर में जितने भी डायनेस्टीज हुए हैं उनका एक लिखित विवरण अगर कहीं से मिलता है तो इस राजतरंगिणी से मिलता है। राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखी गई, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया, किन किन वंशों का शासन हुआ है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, जिसमें हर्ष की उपलब्धियों को, यानी इन तीनों को याद करना बहुत ही आसान है। इस तरह से आपको मिला के 9th, 10th, 11th इनको याद रखेंगे, और जो 6th है इसको भी बहुत बेहतर रूप से याद रखेंगे, और 2nd और 1st इनको भी। ये जो महत्वपूर्ण है टॉपिक, ये आपको बिल्कुल दिल से याद होना चाहिए और उसको बार बार देखते रहिए, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न इससे आते हैं, इसमें कोई कुछ सुनना नहीं है। इसके रचनाकार कौन है, इनके द्वारा कौन सी रचना हुई है, और आई मीन रचना क्या है, और उनके रचनाकार कौन है, उनके द्वारा जो उसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो किस चीज का है।
प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत में क्रम में हमने साहित्यिक क्रम में देखा था कि बौद्ध साहित्य के बारे में, नहीं धार्मिक साहित्य का हिस्सा है, दो भाग है, ब्राह्मण और ब्रह्मणेतर ग्रंथ की बात हम कर रहे थे, नहीं तो उसमें बौद्ध साहित्य की हम बात करें तो त्रिपिटक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, राइट है ना। त्रिपिटक की हम बात करते हैं, त्रिपिटक में 3 आते हैं, 3 का मतलब 3 ही होता है, जो कि विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। आई मीन विनय पिटक याद कर जाना है, सूत पिटक और अभिधम पिटक 3 है। पिटक 3 हुए कौन, विनय, सूत और अभिधम पिटक, राइट है ना। इसमें क्या त्रिपिटक से क्या होता है, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में यह जानकारी प्राप्त है। बुद्ध की शिक्षाओं का एक कंप्लीट रूप से कलेक्शन है, संकलन है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक के नाम से जाना जाता है। अब विनय पिटक में क्या है, संघ संबंधी नियम है। विनय पिटक में संघ हमें यूनिफिकेशन के पूरे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, कैसे हम लोग यूनाइट रहे। धार्मिक सिद्धांतों के बारे में सूत पिटक में जानकारी प्राप्त होती है, कैसे धर्म के रीति रिवाज संघर्ष, उसके बारे में हमें जानकारी अगर प्राप्त होती है तो सूत पिटक से होती है। और अभिधम पिटक जो कि दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर, दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन अभिधम पिटक में किया गया है। यानी कुल मिलाकर के विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक 3 महत्वपूर्ण हुए, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का कंप्लीट रूप से संकलन किया गया है, जो कि बौद्ध साहित्य को, एक हिस्ट्री को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से हम उसको याद रखें। चलिए, इसके साथ ही बौद्ध ग्रंथ की हम बात करते हैं। बौद्ध ग्रंथ आई मीन बौद्ध की शिक्षाओं का एक कलेक्शन ही है। यह पाली भाषा में, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में संकलित है या उसका निर्माण किस भाषा में किया गया है, तो पाली भाषा में। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश 2 बौद्ध ग्रंथ हैं। वंश का मतलब यहाँ पर वंश क्रम से नहीं है, यहाँ पर बौद्ध ग्रंथ में आता है, जो कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बहुत विधिवत जानकारी प्रोवाइड करती है। यानी दीपवंश और महावंश बौद्ध ग्रंथ है, जो कि पाली भाषा में लिखित है, जो कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में विस्तृत विवरण देती है। अब इसी क्रम में आगे बढ़े तो नागसेन को हम देखें। नागसेन मिलिंद पन्हो के द्वारा, नागसेन के द्वारा रचित जो है रचना, नागसेन के द्वारा जो रचना की गई है वह है क्या, मिलिंद पन्हो, जिसमें जो कि पाली भाषा में लिखित है। तो प्रश्न इससे यही आता है कि मिलिंद पन्हो किसके द्वारा लिखी गई है, तो नागसेन के द्वारा लिखी गई है। वो किस भाषा में संकलित है, तो पाली भाषा में संकलित है। कुल मिलाकर के बौद्ध साहित्य से इन बातों को याद कर जाना है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है, सूत में धार्मिक सिद्धांत है और इसमें संघ संबंधी है। त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, इसको बौद्ध ग्रंथ को पाली भाषा में संकलित है। दीपवंश और महावंश 2 बौद्ध ग्रंथ हैं, जो कि पाली भाषा में लिखित हैं, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। नागसेन के द्वारा मिलिंद पन्हो की रचना की गई, जो कि पाली भाषा में है। बौद्ध साहित्य से कुछ यह बातें याद रखनी है, जो कि भारतीय इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात करते हैं हम लोग जैन साहित्य की। जैन साहित्य जैन धर्म से संबंधित है। इस सिद्धांत को ध्यान दीजिए, इस साहित्य को आगम कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं, आगम के नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि आगम क्या है। जैन साहित्य को हम किस नाम से जानते हैं, आगम के नाम से जानते हैं। जैन ग्रंथ में कुछ ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे भद्रवामुचरित, परिशिष्ट पर्वन, आचरंगा सूत्र, भगवती सूत्र। ये जो जैन ग्रंथ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई मीन जैन धर्म के बारे में हमें इन ग्रंथों के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त होती है जानकारियां। अब कल्पसूत्र के द्वारा लिखित भद्रवाहु जो है वह कल्पसूत्र के द्वारा लिखी गई है, याद कर जाइए आप। इनके द्वारा हमें जैन के कुछ जैन साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इसी क्रम में हमने देखा था साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। अब क्या है, अब हमें विदेशी साहित्य के बारे में पढ़ना है। कुछ विदेशी साहित्य से भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें विदेशी यात्रियों का विवरण है। इसमें विदेशी यात्रियों का विवरण है। अब विदेशी यात्री कहाँ से आए हैं भाई, ये यूनान से आए हैं, रोम यूनान बोलो आप, चीन से आए हैं, अरब से आए हैं। मुख्य रूप से जो 3 का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें याद रखना है कि यूनानी, चीनी और अरबी। यूनानी, चीनी और अरबी, इन यात्रियों के विवरण के बारे में हमें पढ़ना है। अब समझना क्या है कि प्लिनी, ध्यान देना है, बिल्कुल माइंड में लॉक करना है कि जो यूनान से आने वाले हैं, जो चीन से आने वाले हैं, नहीं तो ये याद रख लेना है कि कुछ नाम में हमने विदेशी साहित्य को जानने के लिए हमें विदेशी विवरण, आई मीन बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने कुछ भी डिटेल डिस्क्रिप्शंस दिया है, उसके आधार पे हमने इस हिस्ट्री को जानने में सक्षम हुआ है। तो उसमें नाम आता है पहला यूनानी, जो कि रोम से, आप याद रखें आप, टेसियस का नाम आता है। क्या नाम आता है, पहला नाम टेसियस। वह कहते हैं टेसियस कौन था, टेसियस ईरान का एक राजवैद्य था। आप समझ आइए कि पहले के राजा महाराजा अपने दरबार में, आज भी फैमिली डॉक्टर सुना है आपने ना, कि हमारे फैमिली डॉक्टर है, ठीक उसी तरह राजा महाराजा अपने दरबार में कवि, मतलब हर जो कला में निपुण लोग हैं, हमें दक्ष लोगों को अपने दरबार में रखा करते थे। राजवैद्य था, इसका मतलब राजा के दरबार में जो वैद्य रहा करते थे। गुरु सुसेन का नाम सुना आपने, रावण ने अपने लंका के राजा में, लंका के अपने साम्राज्य में रखा था, जिसको आई मीन बाण लगने पर लक्ष्मण जी को जो बाण लगी थी उसमें हनुमान जी उठा के ले आए थे। सुसेन वैद्य का नाम सुना होगा। ठीक उसी तरह टेसियस जो था वो ईरान का वैद्य था। मैंने एक उदाहरण के रूप में बताया, आप उससे याद करने में सुविधा होगी। अभी रामायण का प्रक्रम चल रहा था, इसलिए क्योंकि रामायण और महाभारत ये हमारे इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण महाकाव्य में आता है। हेरोडोटस जो कि इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। आपसे अगर कोई पूछे कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, आपको एक नाम याद रख लेना है कि हेरोडोटस। आई मीन इतिहास का पिता। पिता का मतलब कि जो उसका निर्माण करने वाला होता है, जो उसके आई मीन रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। सबसे पहली बात इतिहास
का पिता कौन है? हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। हिस्टोरिका याद कर जाइए, हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखी गई थी? हेरोडोटस के द्वारा। और हेरोडोटस को क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं। इसमें भारत और फारस के बीच में ये जो संबंध है उनके बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है। ये 5वीं सदी ईस्वी पूर्व इसका रचना किया था। हिस्टोरिका की रचना 5वीं सदी ईस्वी पूर्व की गई थी। किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा। दो बातें याद हो गई आपको, टेसियस ईरान का राजवैद्य था, दूसरा हेरोडोटस इतिहास का पिता जाना जाता है, जिसके द्वारा हिस्टोरिका की रचना की गई थी, जिसमें भारत और फारस के बारे में विशेष विवरण दिया गया है। अब बात करते हैं मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज कौन था? इंडिका के रचनाकार। इंडिका जान लीजिए, इंडिका किसके द्वारा? कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिका पुस्तक याद, इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ये मेगास्थनीज कौन था? याद कर जाइए, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसके द्वारा याद कर जाइए मौर्य संस्कृति का वर्णन, मौर्यकालीन संस्कृति का विशेष वर्णन हमें इंडिका से मिलता है, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। याद कर जाइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हु हैज रिटन इंडिका मेगास्थनीज, जिसमें कल्चरल कंडीशंस ऑफ द मॉडर्न एम्पायर वाज गिवन। याद कि मॉडर्न संस्कृति के बारे में हमें इस इंडिका से जानकारी प्राप्त होती है। इसी क्रम में कुछ बात और भी याद रखना है हमें। चीनी यात्रियों, आपने देखा कि यूनानी यात्रियों का विवरण, अब चीनी यात्रियों का विवरण देख लीजिए। इसे पहले याद रखेंगे आप, है ना। चीनी यात्री प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक रूप से, यानी यूनानी है अभी। याद रखना कि जो नेचुरल हिस्ट्री का जो रचनाकार है वह प्लिनी है। इसमें प्राकृतिक रूप से जो जीव जंतु पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। टॉलेमी वो ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी जो कि भूगोल जो जानते हैं, भौगोलिक दशा के बारे में। जब प्लिनी यानी नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी है? प्लिनी के द्वारा लिखी। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि नेचुरल हिस्ट्री रिटन बाय हुम? दैट इज प्लिनी। ज्योग्राफी टॉलेमी। इस तरह से आप उसकी कंडीशंस को, उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए जो कुछ भी हमने जानकारी प्राप्त की है उसको हमने इकट्ठा किया है। आप इसको बिल्कुल रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, फिर से इसके ऑब्जेक्टिव सेशन को आप बनाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम कितने समझ गए और कितना बाकी रह गया है। आपको बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक चीज को 2 बार 3 बार देखें तो ज्यादा समझ में आती बात है। और हर बार डिफरेंट एंगल सोचने का एक नया तरीका हमारे मन में जनरेट होता है। यह इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर लोगों में होता है। सो बी केयरफुल। जब किसी चीज को हम 2-3 बार सुनेंगे तो उसमें कुछ न कुछ नया कंक्लूजन आपके मन में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगी। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। नाउ चीनी यात्रियों का विवरण। चीनी यात्री में जो मुख्य नाम है वह नाम है फाहियान, वेनसांग और ईदसिंह। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। और वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अब आपको बताया था ना, हर्षित, आपने उधर देखा था ना हर्षवर्धन के बारे में, हर्षित लिखी हुई। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी सीयू की, यानी सीयू की जो रचना है वो हर्षवर्धन की है। यह इसके द्वारा वेनसांग के शासनकाल में हर्षवर्धन जिन्होंने सीयू की रचना की है, याद कर जाना। ईदसिंह भी एक चीनी यात्री था जो कि 7वीं शताब्दी के अंत में आया था, जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में विशेष जानकारी प्रोवाइड की है। आपको मैं याद दिला दूं कि ईदसिंह अपने 7वीं सदी के दौरान भारत की यात्रा पे था, जिसमें वह नालंदा, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक महत्व वाला विश्वविद्यालय है, और उसके और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्रोवाइड किया है, दिया है। तो कुल मिलाकर के फाहियान, वेनसांग, ईदसिंह, इन तीनों के बारे में हम चीनी यात्रा से हम जोड़ के रखेंगे। चीनी यात्रियों के बारे में विवरण है। अब बात करते हैं अरबी यात्रियों के बारे में। हमने बोला था ना, चीन से, यूनान से, अरब से जो लोग आए थे उनके बारे में। अल बरूनी, याद रख लेना, उसमें पहला नाम आता है अल बरूनी का। पहला नाम किसका आता है? अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ आने वाला 11वीं सदी में वह यात्री था। अल बरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ आने वाला 11वीं सदी में आया था भारत, और उन्होंने तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद, इस तरह की पुस्तक। किताबुल हिंद का मतलब होता है भारत की खोज करना। एक्चुअली यह अरबी भाषा है, जिसका मतलब हम लोग निकालते हैं हिंदी में, देखा जाए इसका मतलब तो भारत की खोज। यानी अभी याद करने की चीज यह है कि अरब के जो यात्री थे उसमें अल बरूनी का नाम आता है। अल बरूनी ने भारत में मोहम्मद गजनबी के साथ आया था भारत, और 11वीं सदी में आया था। 2 प्रश्न तो यही हमारे यहाँ बन गए। और तीसरा है, उन्होंने तहकीक ए हिंद की रचना की है, और किताबुल हिंद का मतलब होता है भारत की खोज करना, और इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद है, अंग्रेजी में अनुवाद जो है वह 1888 में पहली बार हुई थी। तहकीक ए हिंद की अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन कर दिया गया ताकि लोगों को अच्छी तरह से भी समझ में आए। अब एक बात और भी रह गई थी, इब्न बतूता का नाम। इब्न बतूता भी एक महत्वपूर्ण अरब यात्री था, जिन्होंने रहेला, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। आपको जब बताया मैंने कि जो इसके द्वारा हमें इतिहास को जानने में मदद मिली है, उन सभी चीजों को हम याद रखते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के पॉइंट ऑफ व्यू से। इब्न बतूता रहेला, यानी रहेला जो है वह एक पुस्तक लिखी गई यात्रा वृत्तांत है। पुस्तक में आप कहें कि एक यात्रा वृत्तांत, यात्रा की कहानी है। जैसे हमने बताया था कि जब कभी आप एक्सकर्शन पे जाते हो तो वहाँ जो घटनाएं घटी हैं उन तमाम चीजों का एक कलेक्शन लिख करके डायरी में प्रेजेंट करते हो। ठीक उसी तरह से रहेला एक यात्रा वृत्तांत है, किसकी? इब्न बतूता की, जो कि भारत की यात्रा पर थे। उन्होंने भारत में आने के बाद उन्होंने क्या लिखा? यह अरबी भाषा में लिखी हुई है,
अरबी भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे और इन्होंने इस इब्न बतूता को इतना विश्वास इब्न बतूता ने इतना विश्वास जीत लिया कि उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी नियुक्त करके चीन भेजा था। काजी का मतलब होता है उस समय का एक आधिकारिक पद हुआ करता था। कुल मिलाकर के इब्न बतूता अल बरूनी या अरबी यात्री थे जिसके द्वारा हम भारतीय इतिहास को जानने में सक्षम हुए हैं। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास के बारे में, राइट है ना। डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इसको हमने कैटेगराइज किया है 3 भागों में। एक्चुअली हमने क्या, यह बुक में ऑलरेडी मेंशन है। यह क्या है, प्रागैतिहासिक काल पहला, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल, राइट है ना। अब तीनों में अंतर क्या है, इसको जरा समझ रहे हैं कि अंतर क्या है, प्रागैतिहासिक काल क्या है और आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है, राइट है ना। इन तीनों को हम जरा एक बार देखें तो अंतर समझ में आएगा आखिरकार इसमें अंतर क्या है, जिसको हम इसके विकास के रूप में हम समझते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, इसमें क्या है, जिसका लिखित साक्ष्य है, जिसके बारे में रिटन प्रूफ है, रिटन कोई एक साक्ष्य है उपलब्ध नहीं, जिसके बारे में कोई रिटन डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, वो है प्रागैतिहासिक काल। ठीक, दूसरी तरफ चलिए, आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु लिपि अभी तक ज्ञात नहीं हुई है। अंतर समझ में आ गया, प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक में अंतर है। इसमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन सोर्स उपलब्ध नहीं है जिसके बारे में, इस काल के बारे में हम पता लगा सकें, जबकि आद्य ऐतिहासिक में रिटन साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन इसकी लिपि जो है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो सैंदर सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, वैदिक सभ्यता यानी संस्कृति की बात करें, इन दोनों के बारे में हम आद्य ऐतिहासिक काल में इसको रखा है क्योंकि इसके बारे में लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन लिपि जो है अभी तक ज्ञात नहीं हो पाई है, जिसके आधार पर उसको और विस्तार से हम समझ पाए। दूसरी बात, प्रागैतिहासिक काल में आखिरकार समझने का साक्ष्य क्या है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर, पुरातात्विक का मतलब खुदाई के बाद जो कुछ भी अवशेष हमें प्राप्त हुआ है उनके आधार पर हम इस चीज को समझ पाए। यानी हम याद कर लेते हैं एक बार, प्रागैतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही इसको हम याद कर पाए हैं। जैसे पाषाण काल, जब पत्थरों के औजार हुआ करते थे उसको पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम अगले चैप्टर में भी करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रीफ में आप एक समझ लीजिए कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण। अब पूरा, मध्य और नव तीनों को आप समझ पा रहे होंगे कि पूरा का मतलब प्राचीन, मध्य का मतलब बीच वाला वक्त और नव का मतलब नया वाला समय। जब पत्थरों के औजार थे तो पहले सबसे शुरुआत में कैसे थे, फिर बीच वाले समय में कैसे हुए और आधुनिक युग में पत्थरों के औजार आखिरकार कैसे, तो कुछ तो मॉडिफाई हुआ ही होगा। इसके बारे में जरा इसके काल के बारे में समझ गए, इस टाइम पीरियड के बारे में भी समझें। यह शुरुआत से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब यह होता है एक सपोज टाइम लाइन है, इससे पहले जो होगी वो पूर्व हो गई और इसके बाद वाली बात जो है टाइम है वो बाद वाली। ईसा पूर्व, ईसा के जन्म, ईसा मसीह के जन्म से पहले 10,000 वर्ष पहले, कब से, प्रारंभ से 10,000 वर्ष पहले तक के वक्त पूरा पाषाण, इस समय में पत्थरों के औजार यूज में आते थे। 10,000 से लेकर के 5500 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से 5500 वर्ष पूर्व तक, कब से, 10,000 पूर्व से लेकर 5500 4500 जो का जो टाइम पीरियड है वो मध्य पाषाण काल के नाम से जाना, जिसमें पत्थरों के सभी चीज मिला करते थे। और 5500 से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक के समय को नव पाषाण। जैसे जैसे हम नजदीक आए हमारे यहाँ विकास का जो क्रम है वह धीरे धीरे क्रमबद्ध बढ़ता गया, जिसके लिखित विवरण को ही हम इतिहास के नाम से जानते हैं। चलिए, अब पूरा पाषाण काल को भी पूरा पाषाण काल को भी निम्न भागों में बांटा गया, निम्न, मध्य और उच्च। निम्न का मतलब शुरुआत वाला, मध्य का मतलब बीच वाला टाइम पीरियड, उच्च का मतलब सर्वोच्च सबसे ऊपर बात हाल का, इसे पहले वाला और इससे बाद। इस टाइम पीरियड को जस्ट याद रखिएगा, प्रारंभ से 1,00,000 ईसा पूर्व, क्योंकि यह समय पूरा पाषाण का है इसलिए यह बहुत पहले की बात हो रही है। मध्य में 1,00,000 से 40,000 ईसा पूर्व और 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक के वक्त को हम इस तरह से कैटेगराइज किया है। इन दोनों बातों को हम अच्छी तरह समझ गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक में अंतर, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, पुरातात्विक पर डिपेंडेंट था पूरा। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो थे लेकिन हम लोग इसकी लिपि को अभी तक समझ नहीं पाए थे, राइट है ना। इस तरह से आद्य ऐतिहासिक, जब हम ऐतिहासिक बात करते हैं इसके बारे में पूरा, हमें पुरातात्विक साथ में साहित्यिक, हमने पीछे पढ़ा है, हमारे पास पुरातात्विक भी है, साहित्यिक भी है और विदेशी यात्रियों के आधार पर हमने बहुत कुछ जानने की क्षमता रखा है। तो इस तरह से पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं इसमें ऐतिहासिक काल में। यह काल पुरातात्विक, साहित्य तथा साहित्यिक, विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर है। मैंने बोला भी था, यानी कुल मिलाकर यह हुआ जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो ऐतिहासिक है, जिसके बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन है वो है आद्य ऐतिहासिक। लेकिन इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, जस्ट एक पुरातत्व के आधार पर, आर्कियोलॉजिकल कांसेप्ट के आधार पर हम समझते हैं, दैट इज आद्य ऐतिहासिक काल। कुल मिलाकर के यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको अच्छी तरह से देखें, समझें, रिवाइज करें और इसके क्वेश्चन आंसर जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो आपके एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू सो मच।